नमस्कार, मैं हूं अजय त्रिपाठी। आज शाम का 7:30 बज गया। मैं एक बार फिर हाजिर हूं लेकर के आपका पसंदीदा प्रोग्राम बिग डिबेट। मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में धर्मांतरण एक बड़ा विषय बन गया है और मध्य प्रदेश में कुछ ज्यादा ही, क्योंकि मध्य प्रदेश में शायद चुनाव इसलिए। धर्मांतरण के साथ घर वापसी एक नया मुहिम चल रहा है, जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और तमाम संगठन चला रहे हैं कि लोग जो धर्मांतरण कर चुके हैं उनको वापस किया जाए, अपने अपने समाज में वापस लाए, धर्म में वापस लाया जाए। इस पर कई बार विवाद होता है, मुद्दे बनते, बहुत सारी बातें होती हैं। और मध्य प्रदेश में इसी क्रम में एक नई बात चल पड़ी है, डीलिस्टिंग। डीलिस्टिंग को में कहा जा रहा है कि जो लोग धर्मांतरण करके आदिवासी थे और आदिवासी धर्मांतरण करके चले गए, कुछ और उन्होंने धर्म ज्वाइन कर लिया या धर्म के उपासक बन गए, उन लोगों को वो सारी सुविधाएं बंद कर दी जाएं जो आदिवासियों के नाम पर मिला करती हैं। यानी कन्वर्टेड लोग जो हैं उनको वो सुविधाएं ना दी जाएं जो संविधान में आदिवासियों को दी गई हैं। इसके लिए बहुत दिन से मांग चली, लेकिन आज पूरा भोपाल में गर्जना गूंज उठी और डीलिस्टिंग को लेकर बड़ी गर्जना हुई। भोपाल के दशहरा मैदान में पूरे चारों तरफ उस समाज के लोगों की भीड़ हो गई जो ये मांग करते आ रहे हैं। और इसी में जो जनजाति सुरक्षा मंच है, एक बड़ा संगठन है, उसने मांग उठाई है कि अगर ऐसा ना किया गया तो बात और गंभीर हो सकती है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हम हाजिर हुए हैं और बहुत सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ एक्सपर्ट भी होंगे, पॉलिटिकल पर्सन भी होंगे, वो सब बात करेंगे। लेकिन उसके पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट जो हमारे साथी सलमान खान और अतुल पाठक की है। देश में धर्मांतरण के खिलाफ जंग छिड़ गई है, जहां एक तरफ आरएसएस और हिंदूवादी सामाजिक संगठन और हिंदू धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपनाने वालों को जागरूक कर घर वापसी करा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर धर्मांतरण कर चुके आदिवासियों के खिलाफ भी डीलिस्टिंग का बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। जनजाति बचाओ मोर्चा पूरे देश में डीलिस्टिंग महाअभियान चला रहा है। तो हमारी ये मांग है कि जो मूल समाज है वो अपनी आस्था परंपराओं को मानने वाला रहे, अन्य धर्म में न जाए। सर, जब वो संस्कृति से ही दूर हो जाएंगे, वो अपनी परंपराओं से दूर हो जाएंगे, वो अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे कल्चर कस्टम को भूल जाएंगे, तो फिर आप उन्हें आदिवासी कैसे डिफाइन करें? दरअसल पूरे देश में दशकों से ईसाई मिशनरी कभी दुख दूर करने के नाम पर तो कभी रुपए और तरक्की के लालच में भोले भाले आदिवासियों का धर्म बदल रहे हैं। ये उन्हें पहले तो प्रार्थना सभाओं से जोड़ते हैं और फिर उनका धर्मांतरण करा देते हैं। आदिवासी संगठनों को दिक्कत ये है कि मतांतरण कर चुके लोग सरकारी दस्तावेजों में अपना धर्म नहीं बदलते। ऐसे लोग मूल आदिवासियों के अधिकारों का हनन करते हुए आरक्षण और दूसरी सरकारी सुविधाओं के फायदे लेते रहते हैं। ये समाज को तोड़ने का जो जिस प्रकार का हमारे रीति रिवाज से हटा रहा है, तो आने वाले फ्यूचर में, जैसा आपने बताया कि वर्तमान नहीं, मैं भविष्य की चिंता करके बोल रहा हूँ। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों को भी समझ लीजिए। एमपी में आदिवासियों की आबादी 21.9% है। यहाँ 2 करोड़ आदिवासी निवास करते हैं। सरकारी नौकरियों में आदिवासियों को 20% आरक्षण मिला। चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा में 47 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। राज्य सरकार आदिवासियों को जमीन और जंगल पर भी मालिकाना हक इसी कोटे में देती है। प्रदेश में अब तक 4 लाख आदिवासी धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। दस्तावेजों में सिर्फ 2 आदिवासियों ने ही धर्म परिवर्तन किया है। मतांतरण करने वाले लगभग 3,98,000 आदिवासी अभी भी आरक्षण और अन्य शासकीय सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वनवासी विकास परिषद जनजातीय संरक्षण मोर्चा के साथ मिलकर पूरे देश में मतांतरण कर चुके आदिवासियों को डिलिस्ट कर सुविधाओं से वंचित करने के लिए कड़े कानून की मांग कर रहा है। आदिवासी युवा भी डिलिस्टिंग के पक्ष में मैदान में हैं। देश की 700 से ज्यादा जनजाति के विकास और उन्नति के लिए संविधान निर्माताओं ने आरक्षण और अन्य सुविधाओं का प्रावधान संविधान में किया है, लेकिन उन सुविधाओं का लाभ उन जनजातियों के स्थान पर वो लोग उठा रहे हैं जो अपनी जनजातीय संस्कृति, रूढ़िवादी परंपरा छोड़कर ईसाई बन गए। जब तक वन में जंगल में हर आदिवासी के साथ में अपनाया जा रहा है, जबरदस्ती धर्मांतरण की प्रक्रिया अपना रहा है। एक ही मांग है कि डिलिस्टिंग हो जाना चाहिए। जितना हो सके हम इस चीज को रोकने की पूरी तरह से ताकत लगाएंगे। डिलिस्टिंग को लेकर बीजेपी, कांग्रेस खुलकर अपना मत नहीं रख रहे। जब हमने इस बारे में मुख्यमंत्री से सवाल किया तो वो प्रतिक्रिया देने से बचते नजर आए। कांग्रेस कहती है ये आरएसएस की मुहिम है, तो बीजेपी कहती है समय के अनुसार पार्टी अपना रुख तय करेगी। ट्राइबल्स की डीलिस्टिंग की मांग को लेकर कुछ कहेंगे आप? आज एक बड़ा आंदोलन, आज कार्यक्रम है सर। और वो लोग डीलिस्टिंग की बात कर रहे हैं जिनके रिमोट से नरेंद्र मोदी जी की और शिवराज सिंह जी की सरकार चल रही है। अब सरकार को निर्णय लेना है इसके ऊपर। अब चूंकि इसी वर्ग से मांग उठ रही है
तो इस वर्ग की जो भी मांग होगी उसके ऊपर सरकार समय अनुसार निर्णय लेगी। जनजाति बचाओ मोर्चा कानून की मांग को लेकर पूरे देश में रैलियां निकालकर आदिवासियों को जागरूक कर रहा है। भोपाल में भी बड़ी रैली निकाली जा रही है। इसमें प्रदेश भर से लगभग 1 लाख आदिवासी भोपाल के भेल दशहरा मैदान में जुट रहे हैं। देखना यह है कि धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों के हनन के इस तकनीकी पेच के बीच केंद्र सरकार ये कानून कब और किस रूप में लाती है। सलमान खान के साथ अतुल पाठक, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। स्वाभाविक रूप से मुद्दा उठना ही था, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव नजदीक है। चुनाव की वो बयार होती है जब बहुत सारी हवाएं उसके साथ बह लगती हैं, और इसीलिए ये मुद्दा बहुत पुराना है। लेकिन जिस तरह का भीड़ अब हो रही, जिस तरह का माहौल अब बन रहा है, उससे साफ लग रहा है कि सेंट्रलाइज्ड इलेक्शन है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। हकीकत क्या है, उसके पीछे वो तर्क क्या है, उसके कारण क्या है, इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 3 मेहमानों का एक खास पैनल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मेरे साथ होंगे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू जी, जो पार्टी की हर बात को बड़ी बुद्धिजीविता के साथ रखते हैं, तर्क कुतर्क करने की बजाय तथ्यों के साथ, दस्तावेजों के साथ, तमाम तर्कों के साथ रखते हैं। गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस के प्रवक्ता धर्मेंद्र जी हैं, धर्मेंद्र शर्मा जी, पार्टी के वो प्रवक्ता जो जब बात करते हैं तो पार्टी लाइन पर रहकर, लेकिन जो हकीकत है उसको बयान करते हैं, इलेक्शन की राजनीति या राजनीति से हटकर बात करते हैं। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस सारे मुद्दों के पीछे जो बैकिंग हो रही है, इस सारे मुद्दों को जो लेकर चल रहे हैं बड़े युवा नेता और जनजाति सुरक्षा मंच जो है उसके सह संयोजक सोहन जी हैं। सोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि मामला एक ऐसा है, सोहन जी, मेरे मन में सवाल आ रहा है। सबसे पहले मैं धर्मेंद्र भाई और गोविंद जी के पास जाने के पहले आपके पास आना चाहूँगा, क्या ऐसा नहीं लगता कि जिस ट्रैक पर आरएसएस चल रहा था, उसी ट्रैक पर आपका जो जनजाति सुरक्षा मंच है वो चल निकला है? वो भाषा, वो संवाद, वो स्टाइल वही लग रही है जो आरएसएस का था। नंबर 1। नंबर 2, आपकी समस्या डीलिस्टिंग को लेकर धर्मांतरण पे है कि आपकी सारी की समस्या की जड़ से मिशनरीज है? सोहन जी। देखिए, सबसे पहले मैं आपका एक सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि आपने इसे संघ से जोड़ के देखा है। मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि डीलिस्टिंग के लिए जनजाति सुरक्षा मंच अपने प्रारंभ के गठन से ही 2006 से लगातार प्रयासरत है। और मैं बता दूं आपको कि जनजाति सुरक्षा मंच की जो एक सूत्री मांग है, ये जनजाति सुरक्षा मंच ने भले ही 2006 से उठाई होगी, लेकिन आपको बता दूं कि सबसे पहले इस विषय को अगर संसद में, देश की संसद में किसी व्यक्ति ने उठाया तो वो स्वयं कांग्रेस के गद्दावर जनजाति नायक नेता थे, जिनका नाम था कार्तिक उरांव। उन्होंने सबसे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के सामने संसद में 235 सांसदों से हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन को सबसे पहले सौंपने का काम किया, और ये विषय कांग्रेस के नेता के द्वारा ही इसको संसद में पेश करने का 1967 में सबसे पहले काम किया गया। तो इसको जोड़ना इससे ठीक नहीं है। कांग्रेस के ही और जनजाति समाज से आने वाले ऐसे नायक ने, नेता ने इस बात को सबसे पहले रखने का काम किया। दूसरा मेरा सवाल था कि आप जो तो आपकी प्रॉब्लम डीलिस्टिंग है या आपकी प्रॉब्लम ये कि मिशनरी जिस तरह से काम बढ़ा रही हैं, जिस तरह से वो तमाम बातें कर रहे हैं, वो आपत्ति आपकी? देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि देखिए, जनजाति समाज देश भर में 700 से अधिक जनजातियाँ निवास करती हैं। उसके लिए, उनकी विकास और उनके तरक्की के लिए देश के संविधान के निर्माताओं ने संविधान में आरक्षण और अन्य सुविधाओं के प्रावधान किए। लेकिन देश के हम किसी भी जाति, धर्म या किसी भी संप्रदाय के विरोधी नहीं है। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जो लोग अपनी पूजा पद्धति, रीति रिवाज, परंपराओं और रूढ़िवादी रीति रिवाजों को त्याग कर, इवन अपने देवी देवताओं को भी त्याग करके वो किसी अन्य धर्म में चले गए, क्योंकि अब उनकी आस्था नहीं रही वही पूर्वजों की देवी देवताओं और जो विरासत पे उन्हें पूर्वजों से मिले, अगर त्याग देता है, किसी अन्य धर्म को मानने लगता है, तो हमारा स्पष्ट मानना है कि उसे आरक्षण का लाभ स्वतः ही छोड़ देना चाहिए। और इस तरह से, जिस तरह से संविधान के आरक्षण की लूट हो रही है कुछ ऐसे धर्मांतरित लोगों के द्वारा, वो एक गलत है, असंवैधानिक और अनैतिक ढंग से एक बहुत बड़ा वर्ग जो है 20% धर्मांतरित लोग 80% आरक्षण का लाभ आज भी उठा रहे हैं। बिल्कुल। मैं गोविंद मालू जी के पास आऊँ। गोविंद जी, वो जो बात कर रहे हैं उसकी टोन, भले वो मना कर रहे हैं, सोहन भाई बिल्कुल साफ मना कर रहे हैं, लेकिन उसकी टोन जो है पूरे आंदोलन की वो साफ वही जो आपका आरएसएस, आपका जो मातृ संगठन है बीजेपी का आरएसएस, उसके जो तमाम संगठन, आदिवासी विकास परिषद जैसे संगठन जिस भाषा में बात करते हैं उसकी टोन वैसी दिखाई पड़ रही, मुझे सुनाई पड़ रही है, एहसास हो रहा मुझे, इसलिए मैंने ये सवाल उठाया। फिर आप ही का एजेंडा, आपके एजेंडे पर आपकी सरकार, जब वो ये कह रहे हैं कि भाई डीलिस्टिंग कर दीजिए, तो आपकी सरकार को क्या दिक्कत? यहाँ भी आपकी सरकार, वहां भी आपकी सरकार। अजय जी जी, पहले प्रश्न का आपका उत्तर दूं मैं जी।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई गैर राष्ट्रवादी संगठन तो है नहीं जी, ये न देश के खिलाफ है, न संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ है। तो ऐसे कई मुद्दों पर उसकी राय भारत के आम लोगों के हित में, भारत के सब वर्गों के हित में, भारत की संस्कृति सभ्यता के रक्षण के हित में और आम जनता के न्याय के हित में वो अपनी बात कहते हैं जी। आज डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने भी इसका समर्थन किया उनके इस आंदोलन का, और ये पहली बार नहीं हुआ, जैसे सोहन जी ने बताया। उसके बाद बताऊं 1968 में तो खैर 235 सांसदों के हस्ताक्षर करके कार्तिक उरांव जी ने दिया ही, लेकिन उसके बाद जेपीसी का गठन हुआ और जेपीसी के गठन के बाद उसकी जो रिकमेंडेशन आई, उसके बाद 1969 में इंदिरा जी ने उसको कूड़ेदान में फेंक दिया, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति थी, क्योंकि वेटिकन और इटली से श्रीमती गांधी और कांग्रेस चल रही थी। देखिए कुल मिलाकर जब अनुच्छेद 341 में, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए है कि यदि उसमें से कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति से सामान्य वर्ग में आता है तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ऐसे ही अनुच्छेद 342 में ये करना था प्रावधान, जिसको नहीं कर पाई सरकार। अब चूंकि उनकी मांग है संगठन की, सरकार और हमारे सब लोग पर सरासरता से विचार करेंगे और क्या हो सकता है, क्या वायबल है, क्या कानून सम्मत है, क्या संविधान सम्मत है, वो उसमें करने के लिए मैं समझता हूं कि हम भी आग्रह करेंगे कि ये जो संगठन है इनकी मांग पर विचार। गोविंद भाई, मैं आपसे इस सवाल का एक प्रश्न पहले थोड़ा सा धर्मेंद्र जी के पास आऊंगा, पर एक सवाल मेरे मन में, आपको जवाब तैयार रखिए, मैं लौटूंगा तो आपसे पूछूंगा। फिलहाल मैं धर्मेंद्र पर जा रहा हूँ। सवाल आपसे ये था कि आप इसकी बात कर रहे कि इंदिरा जी ने कूड़ेदान में फेंक दिया, एनआरसी आपको लागू करनी, तो आपको बिल्कुल सारी चीजों का आपने विरोध झेल लिया, एनआरसी लागू करनी थी, लेकिन जब एनआरसी की बजाय ये लागू करना होता तो आप इंदिरा जी को चले जाते हैं। लौटूंगा, जवाब लूंगा धर्मेंद्र जी आपके पास। धर्मेंद्र जी, कई ये जो हमें लग रहा था कि ये मुद्दा पॉलिटिकल हो सकता है, जो इलेक्शन से जुड़ा, लेकिन वो जैसा कि गोविंद मालू जी भी कह रहे हैं, सोहन भाई भी कह रहे हैं कि नहीं, इसका इलेक्शन से पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, एक ट्रेडिशनल मांग है। तो कांग्रेस के ही सांसद ने उठाया था, आखिर इसका समर्थन करने में क्या दिक्कत है कांग्रेस की? भाई जो लोग धर्मांतरण कर चुके हैं उनको बंद कर दिए सुविधाएं। जी धर्मेंद्र भाई। जी नमस्कार। मेरा तो साफ मानना है कि भारत का संविधान सभी जातियों को, सभी धर्मों को संरक्षण प्राप्त है भारत के संविधान से, और वो सबका संरक्षण करता भी है। आज 9 साल केंद्र में बैठी मोदी सरकार को हो गए और 18 साल शिवराज सिंह जी की सरकार को हो गए। आप जैसे ही चुनाव करीब आता है, चाहे जनजाति के हमारे भाई बंधु हों, उनकी जो वाजिब मांग है वो अलग, उनको पूरा करना चाहिए, अलग विषय है, लेकिन उसी समय पर आपको धर्म से जुड़े हुए मसले याद क्यों आ जाते हैं? धर्मांतरण के जितने भी मुद्दे हैं मैं खुद स्वीकार करता हूं और बोलता हूं, और सार्वजनिक रूप से सभी चैनलों पर बोलता हूं कि अगर जबरन धर्मांतरण किसी भी धर्म में हो रहा हो, किसी भी जाति के व्यक्ति के साथ हो रहा हो, वह गैर कानूनी है, तो उस पर कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई करेगा सरकार, शासन, प्रशासन। लेकिन सरकार किसकी है? 18 साल से प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, 9 साल से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार है। लेकिन इन लोगों को चुनाव के टाइम पर केवल और केवल सामाजिक उन्माद और धार्मिक उन्माद कैसे फैले, ऐसे एजेंडे को आगे बढ़ाना इनका पसंदीदा सब्जेक्ट है। आप एक बात बताइए, क्या कारण है कि शिवराज सिंह चौहान, जिसे 18 साल हो गए प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए, वो रोज विपक्ष के नेता से सवाल करता है? अरे नहीं, वो अलग कहानी सर, उसमें फिर आएंगे हम लोग, लौटे भी तो इसकी बात करें पर। हाँ, अरे विषय पर बात करो अभी गोविंद जी मैं पूछ रहा हूँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ। और आपके सम्माननीय संवाददाता द्वारा जब जनजाति समुदाय के विषय में उनसे प्रश्न किया जाता है तो वो जवाब देने की जगह बचते नजर आते हैं, क्योंकि इन लोगों का हिडन एजेंडा है कि समाज में प्रत्येक वर्ग जो आपसी सद्भाव और भाईचारे से रह रहा है, उनको आपस में कैसे लड़ाया जाए। वही मूल चरित्र आरएसएस का है, और उसी चरित्र को चरितार्थ करती है भाजपा। धर्मेंद्र जी, एक मिनट सोहन जी, आपका जो इशू उठा है, देखिए दोनों आपने पॉलिटिकल पर्सन, दोनों बैठे हुए हैं दोनों पार्टियों के,
आप लोग जो इशू उठा रहे हो ऐसे समय पर आपने वो इशू उठाया, निश्चित रूप से आप कह रहे हैं 1967 से बात चल रही है, फिर गोविंद जी बता रहे हैं कि जेपीसी बनी थी, जो उरांव जी के बाद जेपीसी बनी, जेपीसी की रिकमेंडेशन थी, पर कभी आप लोगों को नहीं लगता कि ऐसे समय पर आपने ये मुद्दा उठाया जब बिल्कुल चुनावी मोड में इस समय पूरा का पूरा प्रदेश, ऐसे समय में आपका मजमा इकट्ठा करना भोपाल में कई बार शक के दायरे में आपको खड़ा कर देता है? सोहन जी देखिए, ये बात ठीक नहीं है कि ये इलेक्शन का विषय है। इलेक्शन आते हैं, लोकतंत्र है, राज्यों में अलग अलग चुनाव की प्रक्रिया है, वो चलती रहती है। लेकिन हमारी मांग जो 2006 से लगातार है, 2006 के बाद 2009 में हमने तत्कालीन राष्ट्रपति जी के प्रतिभा देवी पाटिल जी को हमने 28 लाख हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन को देश भर के जनजाति समाज के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन को भी सौंपने का काम किया। अभी हमने 18 मार्च से लेकर के 25 मार्च तक देश के माननीय सांसदों से मिलने का काम किया, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, किसी भी दल के हो, किसी भी विचारधारा से आने वाले संगठन हो, सभी माननीय सांसदों से हमने अपने ज्ञापन सौंपे, उनको इस बात से अवगत कराया कि देश में विगत स्वयं इस बात को कांग्रेस को भी डिनाई नहीं कर सकती, ये भी स्वीकार नहीं कर सकती कि सबसे पहले इस विषय को अगर किसी ने उठाया तो ये क्यों नहीं स्वीकार करते कि माननीय सांसद कार्तिक उरांव जी ने इस विषय को रखा। तो उसी परंपरा को अगर जनजाति समाज का कोई व्यक्ति या संगठन आगे लेके जा रहा है तो इस बात पे आपको स्वीकारता देनी चाहिए, सहज स्वीकार करना कि आपके ही सांसद ने इस विषय को सबसे पहले देश में उठाया। तो ये बात उचित नहीं है कि सांसद, और अभी चुनाव है इसलिए ऐसा वातावरण है, ये हमारा आंदोलन है, ये आंदोलन जब तक हमारा पूरा नहीं होता है, ये हम लगातार इन विषयों पे काम करते रहेंगे। हमने विगत पिछले वर्ष 288 जिलों में जिला रैलियां और सम्मेलन करके देश के अंतिम छोर में बैठे जनजाति समाज को जगाने का काम किया है, उसे अवगत कराया है कि इस विडंबना से, असंवैधानिक लूट से हम सबको जागना होगा और अपने अधिकारों, हक के लिए एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर के हमको आगे बढ़ना होगा। धर्मेंद्र जी, सोहन जी बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि उसका बीजेपी से, संघ से या उससे, उनका तो एक पॉलिटिकल अपना एजेंडा है, अपना सामाजिक एजेंडा, पॉलिटिकल भी नहीं। फिर कांग्रेस क्यों शक करती है कि ये चुनावी मुद्दा है? मेरा त्रिपाठी सर जी, मेरा भी यही कहना है कि जनजाति समाज का जो भी अधिकार है और उनका संरक्षण होना चाहिए। 18 साल हो गए प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार को, उनके खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं करते ये लोग? इनके संगठन को आंदोलन करना चाहिए। गोविंद भाई, अभी आपने देखा कि जनजाति समाज की महिला को बीच रात किस तरीके से पीटा गया जी। वो वीडियो पूरे आपके पब्लिक डोमेन में भी, आपने भी चैनल पर खबर चलाई, हमने भी देखा, हम लोग भी कई डिबेट पर बैठे। लगातार जनजाति के जितने भी हमारे भाई बहन उन पर अत्याचार हो रहे हैं। इस मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अत्याचार अगर हो रहे हैं किसी देश के किसी प्रदेश में तो ये मध्य प्रदेश है। महिला अत्याचार में नंबर 1 है मध्य प्रदेश। लेकिन सोहन सिंह वो वाली बात नहीं कह रहा, जनजाति महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। आप लोग इस विषय को लेकर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के खिलाफ आंदोलन करिए, हम आपके साथ हैं। हम चाहते हैं कि जनजाति समाज के प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित रहें, और जनजाति ही नहीं, प्रत्येक समाज के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक धर्म के व्यक्ति को इस देश में अपने अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार है जी। मैं लौटूंगा, संविधान कहता है। गोविंद भाई, वो सवाल जो देखिए आप पर उठेगा, शक का दायरा, शक की उंगली तो आप पर उठेगी कि जब वही मैंने जो आपसे कहा था, शुरू में सवाल आपसे पूछा तो इसका जवाब मैं चाह रहा था, एनआरसी आपको लागू करनी तो आपने सारे विरोध, सारे उधाम सबको एक किनारे कर दिया, पूरी दबंगई के साथ आपने एनआरसी लागू कर दी। लेकिन जब ऐसे मुद्दे आते हैं, डिलिस्टिंग का मुद्दा आता है, सर बहुत दिन हो गए, सोहन सिंह आखिरकार कब तक मांग करते रहेंगे? अजय जी, सरकार हर मुद्दे पर विचार करती है जी। देखिए, आपने देखा, आप एनआरसी की बात करते हैं, सीएए की बात कर रहे हैं, या लव जिहाद या धर्म स्वातंत्र विधेयक जो आया था उसकी बात कर रहे हैं। ये विषमताएं कम करने का और समाज में वैमनस्यता कम करने का काम सरकार ने लगातार किया है जी। और इस विषय पर भी सरकार गंभीर है। देखिए, जब इस संगठन ने 2009 में प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति थी, उनको दिया ज्ञापन, 2006 से फिर मांग कर रहे हैं, उसके पहले कांग्रेस की सरकारें रही, तब उन्होंने मांग की जी। तो उन्होंने क्यों नहीं किया? हम ये प्रश्न क्यों नहीं करते? हम अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग के लिए लगातार उनकी बेहतरी के लिए, उनके आर्थिक उन्नयन के लिए सरकार केंद्र में है और सर आपका मोह, आप मेरी बात सुनिए, सत्ता में भागीदारी दी है भारतीय जनता पार्टी ने।
एक ऐसी महिला दलित, एक ऐसी जनजाति की महिला, आदिवासी महिला, जिसको मालू जी, हमने वनवासी महिला को आपको शर्म आनी चाहिए। आप राजपथ को, आप इस देश की महामारी को एक जाति विशेष से जोड़ रहे हैं। मालू जी, आपको शर्म आनी चाहिए। लेकिन आप भाजपा के नेताओं से सदैव इस बात को लेकर बोल देता है। वो धर्मेंद्र शर्मा जी प्लीज गोविंद भाई, समझाए केवल गोविंद जी, सवाल यही तो उठ रहा है कि आपने सब कर लिया, आपको सब याद है, आपको राष्ट्रपति आपने बना दिया, उसके बाद आपने तमाम प्रस्ताव पारित कर दिए, रानी कमलापति के नाम पे स्टेशन आपने कर दिया, टांटा माल के चरणों में पूरी बीजेपी नतमस्तक हो गई। पर वो सोहन भाई की दिक्कत क्या है? सोहन सिंह की मांग क्यों नहीं पूरी हो पाई? वही तो मुद्दा उठ रहा है ना, आप सब कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि अभी ये डिमांड वापस आई है जी, सरकार उस पर विचार करेगी। जब बहुत सारी बातों पर विचार करके उनकी संस्कृति और सभ्यता का क्षरण को रोकने का काम सरकार ने किया है। लेकिन सर सवाल धर्मांतरण के लिए देखिए, हमारी सरकार ने कमर कस के ये जो कन्वर्जन है इसको रोकने के लिए लगातार प्रयास भी किए और जमीन पर काम भी किए, और हमारे संगठनों ने भी लगातार इसके लिए जन जागरण। लेकिन सर सवाल ये बार बार रोकना चाहते हैं सर, ये जनरल सवाल उठता है, धर्मांतरण रोकना चाहते हैं गोविंद भाई, ये जनरल सवाल उठता है कि जब भी आप कोई इस तरह का काम करते हैं बड़े दावे के साथ, तो आप पर संदेह उठता है। आप जब धर्मांतरण, संदेह का कोई सवाल ही नहीं है सर मेरा धर्मांतरण को रोकने के लिए और धर्मांतरण का जो ये विष फैला रखा है कई संगठनों ने, उसको रोकने के लिए सरकार और हमारे संगठन लगातार प्रयास करते हैं, लगातार काम कर रहे हैं। सर यही हम तो धर्मांतरण रोकने की बात कर रहे हैं। अब ये डिलिस्टिंग की बात आई है। माननीय गोविंद जी, यही तो बात उठ रही है ना, बार बार उठती है कि जब आप पे शक क्यों होता? वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप पर क्यों शक होता है? जब आप धर्मांतरण की बात करते हैं तो लगता है कि आप शहीद के खिलाफ जा रहे हैं, जब आप लव जिहाद की बात करते हैं तो लगता है मुसलमानों के खिलाफ जा रहे हैं। आपकी क्यों ऐसी क्यों होती है? इशारे पर थोड़ी चल रहे हैं, हम पर क्यों शक होगा? हम तो भारत के इस राज्य के इस राष्ट्र के बेहतरी के लिए, यहाँ की संस्कृति सभ्यता के रक्षण के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम यहाँ के सर्वधर्म समभाव के लिए और एक सामाजिक समरसता के लिए हमने लगातार काम किया। हम पर क्यों शंका करेंगे? सोहन जी आपके सामने साफ साफ जो पार्टी पिछले 18 साल से मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ है, जो पार्टी पिछले 9 साल से केंद्र में सत्तारूढ़, पूरी ताकत के साथ, दमदारी के साथ, वो पार्टी उस सरकार के प्रतिनिधि कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, थोड़ी देर हो रही है। आपको भरोसा है? देखिए, मैं इससे पहले आप कोई बात करें इससे पहले मैं एक थोड़ा सा इतिहास पे जरूर जाना चाहूंगा, क्योंकि देखिए मैं अशोक जी लौटूंगा, आपके धर्मेंद्र भाई लौटूंगा आपके पास। देखिए, इतिहास अगर आप पलट के देखते हैं तो भारत पे अंग्रेजों के आने के साथ साथ एक दूसरा पैरेलल भी एक सेना आई। इस सेना को हम मिशनरीज कहते हैं। मिशनरीज के इस पक्ष को हमको समझना पड़ेगा कि भारत 1947 में जरूर आजाद हुआ, लेकिन एक उनके जाने के बाद एक बहुत बड़ी एक मिशनरीज को इस देश में कन्वर्जन और धर्मांतरण के लिए लगाया गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि 1947 के में जब संविधान की सभा का निर्माण हो रहा था, उस संविधान की सभा में सम्मानीय संविधान सभा को में एक अतिथि थे, सभा के सदस्य थे जयपाल मुंडा, उन भी थे, और हम जानते हैं कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब भी थे। तो हमने देखा कि जब अनुच्छेद 341 और 342 को समझना पड़ेगा हमको, इसको उसकी मूल धारा पे, कि जब अनुच्छेद 341 जो एससी यानी हरिजन समाज की बात करता है, तो ये कहता है कि अगर एससी का व्यक्ति, हरिजन व्यक्ति अगर अपनी पूजा पद्धति, रीति रिवाज, परंपराओं को त्याग कर किसी अन्य धर्म को मानेगा तो वो अपने आरक्षण के लाभ को खो देगा। अनुच्छेद 341 ये कहता है स्पष्ट तौर से। लेकिन हमारा सवाल यही खड़ा होता है कि अनुच्छेद 342 जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पूजा पद्धति, रीति रिवाज, परंपरा और जातीयगत व्यवस्था को त्याग करके अगर किसी अन्य धर्म को मानेगा तो वो अपने आरक्षण के लाभ में बना रह सकता है। सबसे बड़ा सवाल देश के उन राजनीतिक विचारधाराओं पर, इस देश में अधिकतम समय तक सत्ता में राज करने वाले उन विचारों को भी मैं सवाल खड़ा करना चाहते हैं आज सुरक्षा मंच, कि अनुच्छेद 342 में अनुच्छेद 341 जैसी व्यवस्था क्यों नहीं खोली गई, क्यों नहीं रखी गई, इस प्रावधान को क्यों नहीं, इस बैरियर को बंद करके रखा गया। एक बड़ा दरवाजा मिशनरियों को इस देश में कन्वर्जन के लिए खुला छूट देने का काम जिन सत्ताओं ने किया, मैं उस पर सामने करना चाहता हूं। ये एक सवाल है, इसका देश को जवाब ढूंढना होगा, जनजातीय समाज भी ढूंढ रहा है, और देश के सवाल में बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों जयपाल मुंडा जी के नेतृत्व में जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने इस बैरियर को कभी बंद करने का काम नहीं किया। बड़ा एक शॉर्ट में सवाल हो जाए जो मैंने मालू जी से किया था कि
वो जब कोई बात करते हैं, धर्मांतरण की बात करते हैं या लव जिहाद की बात करते हैं, तो उनका टोन जाती है। और आप लोग जब बात करते हैं तो ये हो जाता है कि नहीं, ये चीज़ तो मिशनरीज के पक्ष में खड़ी हुई। कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है कि सब कुछ मिशनरीज के खिलाफ चल रहा है या मुसलमानों के खिलाफ चल रहा है? इसलिए बहुत सारी चीजें वहीं की वहीं रह जाती है, जो सोहन जी कह रहे हैं जो बात। जी धर्मेंद्र भाई, पार्टी सरकार ये चीज करेंगे कि हम करेंगे जी। अरे सत्ता में आप 9 साल से केंद्र में हैं, 18 साल से प्रदेश में, आप करते क्यों नहीं है? चलिए वो छोड़िए, आप मैं थोड़ा सा जल्दी प्लीज, हमें समय। आदिवासियों के अधिकार की बात करते हैं और दूसरी ओर आप उनको बनवासी कहते हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के समय लगातार कहते रहे कि बनवासी नहीं है, आदिवासी हैं। इस देश पर आदिवासियों का चलो, मैं मुद्दे की बात पे अब भी नहीं आ रही। देखिए मेरे पास समय थोड़ा सा कम। इनके देश के मानते नहीं है, वन में रहने वाले नहीं मानते। मैं तीनों मेहमानों का बस शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मेरे पास समय थोड़ा कम है। धर्मेंद्र भाई मैं क्षमा चाहूंगा, समय। गोविंद मालू जी हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत धर्मेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोहन जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत स्पष्ट बात होती है कि भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। दिल्ली में चल रही है जेरे बहस मत हुआ। नमस्कार, ये प्रोग्राम यहीं तक, लेकिन खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। कल फिर मैं हाजिर होऊंगा किसी नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ। लेकिन आप हटिएगा मत, क्योंकि स्वराज एक्सप्रेस पर चलता रहेगा खबरों का सिलसिला। इसलिए आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।